तो आज हम लेके आए हैं इक्विटी मार्केट सीरीज का वीडियो नंबर 2, जिसमें हम आपको टॉप 5 रिकमेंडेड फंड्स बताएंगे फॉर ईयर 2023 के लिए। तो अगर हम किसी भी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो अगर देखें तो टैक्स प्लानिंग उसके पोर्टफोलियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एवरी इन्वेस्टर वांट्स कि उसका टैक्स बर्डन कम से कम हो और वो जितना कम टैक्स दे पाए उतना अच्छा हो। और टैक्स प्लानिंग इफेक्टिवली करने से आप लोग काफ़ी अच्छा टैक्स बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको इस कैटेगरी के टॉप 5 रिकमेंडेड फंड्स भी बताऊंगा जो कि आप ले सकते हैं ईयर 2023 में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताने जा रहा हूं टॉप 5 ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में जो आप 2023 में ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। टैक्स बचाने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। फॉर एग्जाम्पल ELSS टैक्स सेविंग फंड हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गए टैक्स सेवर वाले, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF में भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या नेशनल पेंशन स्कीम। इनमें से किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में आप अपना पैसा लगाकर अपना टैक्स बचा सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ टैक्स सेविंग स्कीम्स दिख रही होंगी। इनमें से मोस्टली जितनी भी स्कीम्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ही हैं, मतलब कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रखना पड़ेगा अगर आपको टैक्स बचाना है। लेकिन कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जैसे कि ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, जिसमें आपका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो मिनिमम 3 ईयर्स का होता है। ये सबसे कम लॉकिंग पीरियड वाली स्कीम है। और फिर टैक्स बचाने के लिए आप यहाँ तो कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हैं, या अगर आपने अपना होम लोन लिया हुआ है तो उससे भी आप टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना आपको ज़रूरी समझूंगा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर उनकी टैक्स प्लानिंग हो गई तो इसका मतलब उनका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो गई। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आज के दौर में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको वेल्थ क्रिएशन का भी सोचना चाहिए। और साथ साथ जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, यानी कि इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, आने वाले टाइम पे जितना आज आप कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको उस टाइम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी जब आपको अपने कुछ फाइनेंशियल गोल मीट करने होंगे या आपकी रिटायरमेंट होगी। तो उस हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। तो इस सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमारे लिए एक वरदान साबित हुई है। ELSS टैक्स सेविंग फंड कैटेगरी लाके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल काम किया है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड को सिर्फ टैक्स सेविंग का ही टूल समझते हैं, बट ये चीज़ गलत है। क्योंकि ELSS टैक्स सेविंग फंड एक्चुअल में इतने डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं और उनमें इतनी पोटेंशियल होती है कि वो हमारे टैक्स बचाने के साथ साथ हमारी वेल्थ क्रिएशन में भी बहुत पोटेंशियल रखते हैं, या मैं फिर ये कहूँ कि बहुत आसानी से वो हमारी वेल्थ क्रिएशन करवा देते हैं। अगर मैं ELSS के बारे में बताऊँ तो ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं जो कि इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। अगर मैं ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड की कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में बताऊं, या ये कहूं कि कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, तो वो इस प्रकार हैं। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आता है वो आता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं और आप इन्फ्लेशन को इसके द्वारा बीट कर सकते हैं। फिर जो दूसरा बेनिफिट होता है ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड का, वो होता है उसका लॉकिंग पीरियड। यहाँ पे सबसे कम लॉकिंग पीरियड होता है अगर आप इसमें अपनी टैक्स सेविंग प्लानिंग कर रहे हैं, बजाय आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट को उठा के देख सकते हैं। फिर तीसरा अगर बेनिफिट की बात करूँ तो इसमें 80% जो है वो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट होता है, तो इससे रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जो चौथा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ELSS फंड जो होते हैं वो एक तरह के फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही होते हैं, यानी कि उनमें इतनी पोटेंशियल होती है कि वो किसी भी अक्रॉस द मार्केट कैप अपने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स वो अपने फंड के इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैं अगर फिफ्थ बेनिफिट की बात बताऊं ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में, तो आप मिनिमम 500 रुपीज से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जो कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा कम है। अगर मैं फर्दर बेनिफिट बताऊं ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड का, तो उसमें आप 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीस अपनी इनकम से इन्वेस्ट करके आप सेक्शन अंडर 80C में टैक्स रिबेट ले सकते हैं। अगर मैं ELSS टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अगर इसके कुछ टैक्स रूल्स के बारे में बताऊं,
तो सबसे पहला जो रूल आता है वो आता है नो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो इसमें आप मिनिमम 3 साल के लिए लॉकिंग पीरियड होता है, तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो बनता नहीं है। फिर मैं अगर दूसरे टैक्स सेवर रूल के बारे में बताऊं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1 लाख इज एग्जेम्प्टेड, यानी कि 1 साल के अंदर अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर जा रहा है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा विच इज़ 10%। अगर वो 1 लाख से नीचे आ रहा है तो इसमें आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं बनता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस हो जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके। तो इसलिए ईएलएसएस कैटेगरी आज के टाइम पे इतनी फेमस होते जा रही है। टैक्स सेविंग के साथ साथ आप अपनी वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हैं और वो इन्फ्लेशन को बीट भी कर सकता है। साथ ही साथ इसमें जो लॉकिंग पीरियड होता है वो सबसे ज़्यादा कम है किसी भी गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट टैक्स सेविंग का। तो चलिए दोस्तों, टाइम हो गया है जानने का कि हमारे कौन से ऐसे टॉप 5 ईएलएसएस टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं फॉर 2023 के लिए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो हम आपको टॉप 5 फंड रिकमेंड कर रहे हैं फॉर 2023, वो हमने किस एनालिसिस के बेसिस पे किए हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, वो हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे। हमने जो एनालिसिस लिया है वो 3 साल के रिटर्न्स का लिया है, पहला रीज़न। दूसरा एनालिसिस जो हमने लिया है वो लिया है कि हमने वो फंड्स उठाए हैं जो कि लास्ट 10 ईयर से ओल्ड हैं, यानी कि वो पिछले 10 साल से मार्केट में हैं। फिर जो हमने तीसरा रीज़न लिया है वो उनका पॉजिटिव अल्फा लिया है, यानी कि जो उन फंड्स का अल्फा होना चाहिए वो 0 से ऊपर होना चाहिए। और जो चौथा रीज़न हमने लिया है एनालिसिस के लिए वो लिया है उनके बेंचमार्क रिटर्न्स का, यानी कि हमने वो फंड्स फिल्टर आउट करे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो चलिए जानते हैं हमारे टॉप 5 रिकमेंडेड फंड्स फॉर 2023। तो हमारी लिस्ट में जो टॉप 5 फंड में जो 5th पोजीशन पे फंड आता है वो है HDFC म्यूचुअल फंड का HDFC टैक्स सेवर फंड। अगर मैं इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो HDFC टैक्स सेवर फंड ने जो पिछले 3 साल में रिटर्न दिए हैं वो 17.25% दिया है, 5 ईयर्स में 8.86% का रिटर्न दिया है। और अगर मैं इसके फंड के 10 साल के रिटर्न्स की बात करूं तो 13.18% का रिटर्न दिया है। अगर मैं इस फंड के बेंचमार्क की बात करूं तो निफ्टी 500 TRI को फॉलो करता है, जिसने लास्ट 3 ईयर्स में जो रिटर्न दिए हैं वो है 16.73%। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। अगर मैं इस HDFC टैक्स सेवर फंड के AUM की बात करूं तो ये भी अच्छा खासा AUM रखता है विच इज़ 10353 CR का। अगर इस फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूं तो 35 स्टॉक्स ये कैरी करता है। और मार्केट कैप के एलोकेशन की बात करूं तो इस फंड में 86.63% लार्ज कैप में है, मिड कैप में 5.71% है, स्मॉल कैप में 2.97% ये रखता है। अगर मैं इसके अल्फ़ा की बात करूं जो कि बहुत अच्छा अल्फ़ा है वो है 2.47। इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे से बीट किया हुआ है। फिर अगर मैं इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करूं स्टॉक्स की, तो सबसे ऊपर जो इसकी होल्डिंग आती है HDFC बैंक लिमिटेड में आती है विच इज़ 9.32%। और फिर आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, भारती एयरटेल में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रिमेनिंग टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग। अगर मैं इसके टॉप 5 सेक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहला जो एलोकेशन इसने सेक्टर्स में किया हुआ है सबसे ज़्यादा वो है बैंकिंग सेक्टर में, फिर उसने IT सेक्टर में एलोकेशन किया हुआ है, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, फिर चौथे नंबर पे हेल्थ केयर में, फिर 5th में टेलीकॉम पे। ये टॉप 5 सेक्टर्स हैं जो कि इस फंड में एलोकेटेड हैं। अब मैं टॉप 5 टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में जो 4th पोजीशन पे आता है एज अ टैक्स सेवर फंड जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है कोटक म्यूचुअल फंड का कोटक टैक्स सेवर फंड। अगर मैं इसकी पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो कोटक टैक्स सेवर फंड ने पिछले 3 साल में जो रिटर्न्स दिए हैं वो है 18.67% का, 5 ईयर्स में 12.78% का, 10 ईयर्स में 14.50% का। अगर मैं इसके बेंचमार्क रिटर्न्स की बात करूं तो ये निफ्टी 500 TRI को फॉलो करता है जिसने लास्ट 3 ईयर्स में 16.73% का रिटर्न दिया है। अगर मैं फर्दर बताऊं कोटक टैक्स सेवर फंड के बारे में तो जो इसका AUM है वो है 3163 CR का। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करो इस फंड में तो 56 स्टॉक्स ये कैरी करता है। और अगर मार्केट एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 66.78% है, मिड कैप में 22.91% है और स्मॉल कैप में 8.36% ये एलोकेशन रखता है। फिर अगर मैं इसकी अल्फा की बात करूं तो 0.87% है जो कि पॉजिटिव है अबव 0। फिर मैं इसकी अगर 10 स्टॉक होल्डिंग की बात करूं तो सबसे पहला जो इसका एलोकेशन है स्टॉक में वो है ICICI बैंक लिमिटेड में, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, फिर तीसरा है एक्सिस बैंक लिमिटेड में। ऐसी बाकी जो रिमेनिंग टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चार्ट में। फिर मैं अगर टॉप 5 सेक्टर्स की बात करूं तो इस फंड ने भी सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन किया हुआ है वो बैंकिंग सेक्टर में किया हुआ है। दूसरा इन्होंने एलोकेशन जो सबसे ज़्यादा किया हुआ है वो ऑटोमोबाइल में, तीसरा IT सेक्टर में, चौथा इन्होंने जो सेक्टर लिया हुआ है वो FMCG है और जो 5वां सेक्टर इन्होंने लिया हुआ है
वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और भी सेक्टर्स हैं लेकिन मैंने यहाँ पे आपको टॉप 5 सेक्टर्स ही दिखाए हैं। फिर जो हमारी लिस्ट में तीसरी पोजीशन में जो फंड आता है उसका नाम है SBI म्यूचुअल फंड का SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये भी एक अच्छा टैक्स सेवर फंड है। अगर मैं इसके पास परफॉर्मेंस की बात करूं तो देख सकते हैं आप कि SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने जो लास्ट 3 ईयर में रिटर्न्स दिए हैं वो 19.51% दिए हैं। 5 ईयर्स की बात करें तो 10.73% है, और अगर 10 ईयर्स की बात करें इस फंड की तो उसने 13.75% का रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं इसके बेंचमार्क की बात करूं तो ये S&P BSE 500 TRI को फॉलो करता है, जिसने लास्ट 3 ईयर्स में 18.34% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के और फीचर्स बताऊं तो इसका जो AUM है वो 12091 CR है, जो कि बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की अगर बात करें इस फंड में तो 57 स्टॉक्स ये कैरी करता है। और अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो लार्ज कैप कैटेगरी में इसने 57.76% का एलोकेशन किया हुआ है, मिड कैप में 21.41% का, स्मॉल कैप में 11.73% का। अगर मैं इसके अल्फा की बात करूं तो इसका अल्फा भी पॉजिटिव है, विच इज़ 1.14, जो ये फंड भी अच्छा फंड है। अगर मैं इसके टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करूं तो इसने भी सबसे ऊपर जो स्टॉक लिया हुआ है वो है ICICI बैंक लिमिटेड, इसमें सबसे ज़्यादा इसने एलोकेशन किया हुआ है। फिर इनका है L&T, फिर तीसरा है रिलायंस इंडस्ट्री। सो रिमेनिंग आप टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग भी देख सकते हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं इस चार्ट में। फिर मैं अगर इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहला जो सेक्टर इन्होंने एलोकेशन में लिया हुआ है वो भी है बैंकिंग सेक्टर, जिसमें इन्होंने 21.45% का एलोकेशन किया हुआ है। फिर जो इन्होंने दूसरा सेक्टर लिया है वो ऑटोमोबाइल का है, तीसरा सेक्टर उन्होंने लिया IT का, चौथा लिया है हेल्थ केयर का, और जो पांचवा सेक्टर लिया हुआ है वो है क्रूड ऑयल का। अगर मैं अपने लिस्ट में सेकंड पोजीशन की फंड की बात करूं जो कि एज अ टैक्स सेवर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो आता है IDFC म्यूचुअल फंड का IDFC टैक्स एडवांस फंड। अगर मैं इसकी पास परफॉर्मेंस की बात करूं तो IDFC टैक्स एडवांस ELSS फंड ने लास्ट 3 ईयर में 23.52% के रिटर्न दिए हैं, 5 ईयर्स में 12.25% के रिटर्न दिए और 10 ईयर्स में 16.61% का रिटर्न दिया है। अगर मैं इसके बेंचमार्क की बात करूं तो ये भी S&P BSE 500 TRI को फॉलो करता है, जिसने लास्ट 3 ईयर्स में 18.34% का रिटर्न दिया है। अगर मैं फर्दर बताऊं तो IDFC टैक्स एडवांस ELSS फंड का जो AUM है वो 4090 CR का है, और इस फंड में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो 47 ये होल्ड करता है। फिर अगर मार्केट एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप कैटेगरी में इसने 54.57% का एलोकेशन किया हुआ है, मिड कैप कैटेगरी में इसने 21.0% का एलोकेशन किया हुआ है, स्मॉल कैप में 17.31% का एलोकेशन किया हुआ है। अगर मैं इसके अल्फा की बात करूं तो इसने अच्छा खासा अल्फा जनरेट किया हुआ है, विच इज़ 2.65% का। अब मैं अगर इसके टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करूं स्टॉक्स में तो सबसे ऊपर इसकी भी होल्डिंग ICICI बैंक लिमिटेड में आती है। फिर उन्होंने जो दूसरी स्टॉक में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ वो है इन्फोसिस लिमिटेड। फिर तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप रिमेनिंग टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पे आपको विजिबल है। फिर मैं अगर इसके टॉप 5 सेक्टर्स की बात करूं जहां पे इन्होंने सबसे ज़्यादा एलोकेशन किया हुआ है, सबसे पहला जो सेक्टर है वो सेम ही है बाकी फंड्स की तरह, बैंकिंग सेक्टर। फिर इनका जो दूसरा एलोकेशन है वो है ऑटोमोबाइल में। फिर तीसरा सेक्टर जो एलोकेशन है वो IT में है। चौथा जो सेक्टर एलोकेशन है वो हेल्थ केयर में है, और जो पांचवा है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में है। आप पैरेलली स्क्रीन पे देख सकते हैं इनका परसेंटेज ऑफ एलोकेशन टू ईच सेक्टर्स। फिर जो अमंग टॉप 5 ELSS फंड में से जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है वो आता है क्वांट म्यूचुअल फंड का क्वांट टैक्स प्लान फंड। अगर इसके पास परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वांट टैक्स प्लान फंड ने पिछले 3 साल में 39.44% का रिटर्न दिया है, और अगर इसके 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 22.17% का रिटर्न दिया, और अगर इसके हम फंड की 10 साल की बात करें रिटर्न्स की तो 20.87% का इसने रिटर्न दिया है। अगर मैं इसके बेंचमार्क की बात करूं तो ये भी निफ्टी 500 TRI को फॉलो करता है, जिसने पिछले 3 साल में 16.73% का रिटर्न दिया है। अगर इस फंड के मैं फर्दर चीज़ें बताऊं तो इसका जो AUM है वो 2327 CR का है, और जो ये फंड नंबर ऑफ स्टॉक्स जो होल्ड करता है वो हैं 46। अगर मैं मार्केट एलोकेशन की बात करूं इस फंड में तो इसका लार्ज कैप में जो एलोकेशन है वो 67.73% का है, मिड कैप में 20.72% का है, स्मॉल कैप में 7.81% का है। लेकिन मैं इसकी अल्फा की बात करूं तो इस फंड ने बाकी सारे फंड्स के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा अल्फा जनरेट किया है, विच इज़ 3.05 का। तो ये बहुत अच्छा फंड है आने वाले फ्यूचर के लिए भी, तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा। अब मैं इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करूं तो इसने सबसे ऊपर जो होल्डिंग ली हुई है वो है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, फिर है इसकी ITC लिमिटेड, फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप रिमेनिंग स्टॉक्स भी देख सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। फिर मैं अगर इसके टॉप 5 सेक्टर्स की बात करूं तो इसने भी सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन अपना जिस सेक्टर में किया हुआ वो है बैंकिंग सेक्टर में 19.86%,
फिर आता है इनका FMCG सेक्टर, फिर आता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर, फिर अगर मैं इसके चौथे टॉप 5 सेक्टर्स की बात करूँ तो वो आता है लॉजिस्टिक सेक्टर, फिर एंड में आता है इनका क्रूड ऑयल सेक्टर। तो ये टॉप 5 सेक्टर्स हैं जिसमें इस फंड ने अपना एलोकेशन किया हुआ है। तो कैसे लगे दोस्तों आपको ये मेरे टॉप 5 रिकमेंडेशन, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। एंड कीप सपोर्टिंग मी फ्रेंड्स। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।